नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए हिंदी भाषा के महत्व को स्पष्ट करने की दृष्टि से हिंदी भाषा के क्षेत्र पर विचार देना चाहूँ। वैसे तो पूरे देश में हिंदी भाषी श्रमिक फैले हुए हैं और उनके साक्षर के कारण पूरे देश में हिंदी भाषा सरलता से समझी जाती है। एक और कारण हिंदी के संदर्भ में है, विश्व की जितनी भी लिपियां हैं उसमें सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि है और ये देवनागरी लिपि देवभाषा संस्कृत की लिपि रही है और यही लिपि हिंदी की भी होने के कारण पूरे देश में हिंदी को समझना सर्वथा आसान है। हिंदी में जो लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला, पढ़ा और समझा जाता है। जो लोग लिखने की आसानी की दृष्टि से अंग्रेजी की लिपि को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं और देवनागरी लिपि के वर्णों की संख्या 52 होने के नाते इसको बहुत ज़्यादा वर्णमाला से बोझिल मानते हैं, बहुत ज़्यादा वर्णों से बोझिल मानते हैं, उन्हें समझना होगा कि अंग्रेजी में भी छापे के बड़े अक्षर, छापे के छोटे अक्षर, लिखने के बड़े अक्षर और लिखने के छोटे अक्षर, ये सब मिलाकर के 104 वर्ण हो जाते हैं। साफ बात है, हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन ध्वनियों के लिए यदि उपयुक्त वैज्ञानिक वर्ण अक्षर नहीं होंगे तो फिर किसी और वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसी कारण से तो घोष महाप्राण ध्वनि के लिए अंग्रेजी में एच का प्रयोग किया जाता है, डबल एच का प्रयोग किया जाता है। ये सब अंग्रेजी को पूरी तरह से लिपि की दृष्टि से अवैज्ञानिक सिद्ध करता है। बोलने के लिए जितनी ध्वनियों की आवश्यकता है उनके लिए ध्वन्यात्मक प्रतीक यदि किसी भाषा में सम्यक हैं तो वो सिर्फ संस्कृत और हिंदी भाषा ही है। और भारत की दूसरी भी भाषाओं की जो लिपि है वो वस्तुतः देवनागरी से अनुप्राणित लिपि है, इसलिए उसमें भी वर्णों या अक्षरों की संख्या इसी के अनुकूल है। जर्मन भाषा वैज्ञानिक ने, जो डॉक्टर विंटरनेत्ज ने ये साफ साफ परीक्षण करके बताया है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों की मिट्टी की आकृति बनाने पर उसके भीतर जब वायु का संप्रसार किया गया तो उसमें से वही ध्वनि निकली जिसके के लिए वो ध्वन्यात्मक प्रतीक निर्धारित है। इस आधार पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि संसार की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि देवनागरी है। ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में तो एकदम उसी रूप में स्वीकार ही है। उसके साथ साथ
दूसरी भी संस्कृत से विकसित भाषाओं में और संस्कृत से अनुप्राणित भाषाओं में वर्णमाला का आकार भले ही, वर्णों का आकार भले ही कुछ भिन्न दिखे, लेकिन उनका उच्चारण देवनागरी लिपि के ही अनुकूल है। किसी रचनाकार ने यह देवनागरी लिपि के संदर्भ में लिखा है, पुण्य वेली चंद की अमर वेली तुलसी की, सूर की सुकृति कीर्ति केशव उजागरी, सिंची घन आनंद विहारी देव ठाकुर की तोष रस खान पद माकर गुनागरी, सुरभित कीनी भारतेंदु हरि चंद जूने, फैली शुभ्र शाखा जाकी भूतल के बागरी, पल्लवित कीनी भारतेंदु हरि चंद जूने, फैली शुभ्र शाखा जाकी भूतल के बागरी, सुरभित होत आज जासो भूमि मंडल है, गुण गण आगरी हमारी देवनागरी, गुण गण आगरी हमारी देवनागरी। ये है देवनागरी लिपि और उसको अपना करके हिंदी भाषा ने पूरे देश का महत उपकार किया है। देवनागरी लिपि के कारण भी हिंदी की सार्वदेशिकता प्रमाणित है। पूरे देश की आबादी का मैं समझता हूँ लगभग 70% आबादी किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा को अपनाए हुए है, हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। और यही कारण था कि जब हिंदी को राजभाषा पद पर अभिषिक्त करने की चर्चा हुई, भले ही कुछ लोगों के दुराग्रह के कारण हिंदी को उस रूप में नहीं सम्मान मिल पाया जिसकी कि वो अधिकारिणी है, फिर भी असमिया भाषा के संविधान सभा में सदस्य आचार्य शंकर राव देव जी, बांग्ला भाषा के डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी, गुजराती भाषा के काका कालेलकर जी जैसे लोगों ने एक मतैन हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने, राजभाषा बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया था। उसका कारण था हिंदी का किसी क्षेत्र विशेष से संबद्ध न होना। हिंदी जब हम प्रयुक्त करते हैं तो हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंद का, हिंद की, हिंद के। तो हिंद में हिंद की जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा होने के लिए सर्वथा उपयुक्त है, उसका नाम हिंदी है। हिंदी अपने पांच बोली वर्गों में नामोल्लिखित की जाती है। हिंदी जब हम कहते हैं तो उसमें राजस्थानी हिंदी बोली वर्ग की, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती आदि बोलियां और उसमें रचित साहित्य आ जाता है। ठीक इसी तरह से पश्चिमी हिंदी बोली वर्ग में ब्रज, बांगरू, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और खड़ी बोली, ये बोलियां और इसमें रचित साहित्य समा जाते हैं। पूर्वी हिंदी बोली वर्ग में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी
और इसमें रचित साहित्य हिंदी के साहित्य में सम्मिलित होते हैं। और बिहारी हिंदी बोली वर्ग में भोजपुरी, मैथिली, मगही इन बोलियों में रचित साहित्य और इसका अपना क्षेत्र हिंदी के अंतर्गत समा जाता है। पहाड़ी हिंदी बोली वर्ग में 3 पहाड़ी समूह बोली के हैं, जिसमें पश्चिमी पहाड़ी, जौनसारी, कुलुई, चमोली आदि। मध्य पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी आदि बोलियाँ। पूर्वी पहाड़ी में नेपाली, नेवारी आदि बोलियाँ। और इन सब में रचित साहित्य हिंदी की निधि है। इसी के साथ साथ उर्दू में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, लिपि भले भिन्न हो, लेकिन संरचना और पैदाइश से उर्दू हिंदी की विभाषा है और साध हिंदी की एक शैली विशेष मात्र है। और किसी भी रूप में संरचना की दृष्टि से साध हिंदी यानी खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप से अलग नहीं है। इस रूप में उर्दू में भी जितना रचित साहित्य है सब हिंदी साहित्य है। बस जब उसमें कोशिश करके हिंदी के शब्दों का, बोलचाल के शब्दों का निस्सरण करके अरबी फारसी के शब्दों को बलात् घुसेड़ा जाने लगा अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण, और एक अलग से टकसाली लिपि अरबी फारसी के मिश्रण से विकसित कर ली गई, बना ली गई, तो उर्दू देखने में अलग दिखती है, लेकिन वो हिंदी से अभिन्न है। और इस सब में हिंदी ही उर्दू के रूप में रची है, बसी है और भारतीय वाङ्मय में समाहित है। उर्दू का यद्यप शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य निवेश, और पहले इसका जो विकास शुरू हुआ था वो मुगल सैनिकों के बीच विचारों के आदान प्रदान में सैन्य गुल्म के बीच की बोली ये विकसित होने लगी थी। रेखता और दक्षिणी इसमें समाहित हो गई और धीरे धीरे इसने अपना एक अलग स्वरूप ग्रहण किया। लेकिन संरचना और पैदाइश को उर्दू वाले कहाँ अलग ले जाते हैं। उनको अगर ठीक ठीक से दुराग्रह रहित होकर के स्वीकार करने की बात हो तो वे मानेंगे कि उर्दू और हिंदी संरचना की दृष्टि से, वाक्य पद्धति की दृष्टि से कथमत अलग नहीं है। बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि हिंदी भाषा अपने विशिष्ट रूप में उस क्षेत्र विशेष की भाषा है जो पश्चिम में जैसलमेर, दक्षिण पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में दक्षिण पूर्व में भागलपुर, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर और पूर्व दक्षिण में खंडवा तक पहुंचती है।
दक्षिण पूर्व में रायपुर और दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुंचती है। यह तो हिंदी भाषा का वो क्षेत्र हुआ जहां वास्तव में हिंदी मातृभाषा के रूप में अपनी विविध बोलियों के माध्यम से जानी समझी जाती है। लेकिन हिंदी भाषी मजदूरों के कारण सीखने में, समझने में, बोलने में सरलता के कारण, वैज्ञानिक लिपि देवनागरी के कारण हिंदी पूरे देश में जानी समझी जाती है। अगर लोग दुराग्रह न पालें और राजनीतिक अभिसंध छोड़ दें तो हिंदी का किसी भी भारतीय भाषा के विकास में कोई अवरोधात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि हिंदी सभी भाषाओं के साहित्य को अपने में अनुदित रूप में स्वीकार करके और अपने साहित्य को उन भाषाओं में स्वीकार किए जाने की स्थिति में आसानी से सभी भाषाओं के विकास का माध्यम बन सकती है। और हिंदी की जितनी भी संस्कृत भाषा से प्रवर्तित हुई, विकसित हुई भारतीय भाषाएं हैं, वे हिंदी की बहनें हैं और अपनी बहनों के विकास में हिंदी का विकास अपने आप स्थापित है। पूरे भारत की भाषाओं की वाक्य पद्धति एक नहीं तो एक सी अवश्य है और उसमें जो कुछ भी साहित्य रचा जा रहा है, चाहे ठीक है रंगनाथ रामायण हो, कंबन रामायण हो, बंगला रामायण हो कृत्तिवास ओझा की, तमिल रामायण हो, मलयाली रामायण हो, सब में रामायण और महाभारत ही उपजीव्य के रूप में सबके साहित्य संसार का अवधारक रूप प्राप्त कर चुका है, प्राप्त किया है। और इसलिए हिंदी भाषा सभी भाषाओं के साहित्य को अनुदित रूप में अपना करके और अपनी साहित्य को अन्य भाषाओं में अनुदित रूप में विस्तारित करके सभी भाषाओं की अभ्युदय का आधार बन सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने भाषा गौरव को, अपने भारतीय भाषा गौरव को सम्मान के साथ धारण करेंगे, संकोच के साथ नहीं। कभी 1987 में जब मिखाइल गोर्बाचोव का भारत आगमन हुआ था, जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे थे, तो उन्होंने जब रूसी भाषा में हमारी भारतीय संसद को संबोधित किया था और उनकी प्रशंसा में तमाम लोगों ने अंग्रेजी में कसीदे कढ़े थे, तो उन्होंने एक तरह से फटकार लगाई थी कि हिंदी और दूसरी भाषाओं जैसी समृद्ध भाषाओं का धनी भारत अपनी भाषा में अपनी उन्नति के विचार न प्रवर्तित करके विदेशी भाषा से अपने को उन्नत करता हुआ देखना चाहता है। ये कितनी लज्जा की बात है। मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ बोली, ये तीनों ही हमारे लिए परम आदरणीय होने चाहिए। लेकिन इसको हमने भुला करके अंग्रेजी की परस्ती को कुछ तथाकथित राजनेताओं के कारण, जिसमें सर प्रमुख नाम आदरणीय नेहरू जी का है, जो हिंदी से जाने क्यों दुराग्रह रखते थे और हिंदी को
स्वीकार करना तक नहीं चाहते थे। जनता के बीच जब जाते थे तो हिंदी में बोलते थे और बाकी समय वो अंग्रेजी की वकालत करते थे। और उन्होंने ही दक्षिण भारत के कतिपय नेताओं के मानस में भाषाई आंदोलन का बीज बो करके और उस आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण राष्ट्रभाषा की उपेक्षा का प्रस्ताव उन्हीं के शासनकाल में प्रस्तावित हुआ, पारित हुआ। ये सब पीड़ा अगर दूर हो जाए तो हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा, राजभाषा दोनों के रूप में पूरे देश में सर्वथा स्वीकार्य है और कहीं भी किसी प्रकार की कटुता का स्वरूप, अंश कहीं भी नहीं दिखना चाहिए और न दिखता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत सब में, सभी दिशाओं में जो हमारे तीर्थ स्थल है वो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का कार्य नहीं करते। जाने कैसे अज्ञानी मिस्टर राहुल आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, जबकि भारत को तोड़ने का कार्य कांग्रेस द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आया है। भारत को खंडित किया गया षड्यंत्र पूर्वक, सिर्फ पद की लालसावश, और उसके बाद भी जातियों जातियों में विग्रह पनपा करके राजनीतिक उपलब्धियां, सत्ता की उपलब्धियां प्राप्त करने के प्रयत्न हुए हैं, जिसका परिणाम है कि आज हम एक दूसरे से आंतरिक दृष्टि से जुड़ने में कमज़ोर हुए हैं। और उस कमज़ोरी को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि सभी दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में हम सिर्फ भारतीय हैं। हमारा एक ही परिचय होना चाहिए, भारतीय, और अपने देश की सभी भाषाओं का सम्मान करना हमको आना चाहिए। राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास करके पूरे देश को जोड़ने का काम, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन काल में हुआ, जब वंदे मातरम बांग्ला भाषा में रचित राष्ट्रीय गीत बना, जनगण मन बांग्ला भाषा में रचित राष्ट्रगान बना, भारत भारती की गूंज उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में सर्वत्र सुनाई देती थी, वही आज भी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सबको ये विचार उपयुक्त लगा होगा, आप सब इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।